प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के अध्याय जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद क्लास 12th में ही बायोलॉजी के चैप्टर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रासायनिक विज्ञान का छठा अध्याय तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम धातु की उपलब्धता के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम अयस्कों का सांद्रण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ के परिचय से। धातु कर्म में हम अयस्कों के बारे में पढ़ते हैं और सांद्रिक अयस्क से तत्वों के पृथक्करण के बारे में पढ़ते हैं। इस पाठ का एक दूसरा नाम धातु कर्म भी है, तो अगर मैं आगे जाके इस पाठ को धातु कर्म के नाम से संबोधित करूं तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पाठ में हम धातु कर्म से जुड़े ऊष्मगतिकीय तथा विद्युत रासायनिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं धातु की उपलब्धता के बारे में। धातु ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में भूपर्पट्टी में मौजूद है। कुछ तत्व जैसे सोना, उत्कृष्ट गैस मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि अन्य तत्व संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। आप स्क्रीन पर एक टेबल देख सकते हैं और आपको वहां दिख रहा होगा कि जितने भी अयस्क हैं वो सारे ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में है। आप इस टेबल को अपनी कॉपी में बना लीजिए और स्क्रीन पर जो बातें लिखी हुई हैं उन्हें भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं अयस्कों के सांद्रण की। अवांछित पदार्थों का अयस्कों से निष्कासन का प्रक्रम अयस्क सांद्रण कहलाता है। यहाँ पर अवांछित पदार्थों से मेरा मतलब है रेत, क्ले आदि। मृदा तथा अवांछित पदार्थों को अपअयस्क यानी कि गैंग कहते हैं। आप इन चीजों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं सांद्रण के कुछ तरीकों की। पहला तरीका कहलाता है द्रवीय धावन। यह विधि अयस्क तथा गैंग कणों के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है, अतः यह गुरुत्वीय पृथक्करण का एक प्रकार है। इसी प्रकार के एक प्रक्रम में चूर्णित अयस्क को ऊपर की ओर से बहती हुई जल की धारा से धोया जाता है, जिसके कारण हल्के गैंग के कण जल के साथ बहकर निकल जाते हैं और भारी अयस्क के कण शेष रह जाते हैं। तो यह होता है द्रवीय धावन। आप इस चित्र को अपनी कॉपी में बना लीजिए और जो मैंने आपको बताया है वो अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिसे कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण। यह विधि अयस्क के घटकों में चुंबकीय गुणों की भिन्नता पर आधारित है। यदि अयस्क या गैंग में से कोई भी एक चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकता है, तब इस प्रकार से पृथक्करण किया जाता है। आप देख सकते हैं एक चुंबकीय रोलर लगा हुआ है और ऊपर से हम अयस्क को नीचे गिरा रहे हैं। होता क्या है, जो भी चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकता है वो रोलर के साथ चिपक कर पीछे की तरफ आ जाएगा
और जो अचुंबकीय होगा वो आगे की तरफ आके गिर जाएगा। इस तरह से हम पृथक्करण कर सकते हैं। तो यह होता है चुंबकीय पृथक्करण। इसके बाद बात करते हैं फेन प्लवन विधि की। यह विधि सल्फाइड अयस्कों को गैंग से मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। इस विधि में चूर्णित अयस्क का पानी के साथ निलंबन बना लिया जाता है। इसमें संग्राही तथा फेन स्थायीकारी मिला देते हैं। संग्राही अयस्क कणों की अक्लेदनीयता को बढ़ा देते हैं तथा फेन स्थायीकारी फेन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसके बाद हम घूर्णी शेपनी को घुमाते हैं। उसको घुमाने के कारण फेन बनता है जिसमें अयस्क के कण एकत्र हो जाते हैं। फेन हल्का होता है जिसे मथकर निकाल लिया जाता है। इससे अयस्क के कणों को अलग कर लिया जाता है। कभी कभी दो सल्फाइड अयस्कों का पृथक्करण करने के लिए अवनमनों का उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोडियम साइनाइड एक अवनमन होता है। उसका इस्तेमाल करके हम दो सल्फाइड अयस्कों को अलग कर सकते हैं। तो यह होती है फेन प्लवन विधि। अब बात करते हैं निशालन की। यदि अयस्क किसी उपयुक्त विलायक में विलय हो तो प्रायः निशालन का उपयोग किया जाता है। मैं आपको बॉक्साइट से एल्यूमिना का निशालन करके दिखाऊंगा। ये जो हमारा Al2O3 है, इसको हमने NaOH में मिलाया और साथ में कुछ पानी भी मिलाया। इससे जो हमें मिला उसे हम एल्यूमिनेट आयन कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो एल्यूमिनेट आयन होता है उसको CO2 से पास करवाते हैं। उससे हमारा बन जाता है Al2O3.XH2O। उसके बाद क्या होता है, हम इस हाइड्रेट को गर्म करते हैं 1470 केल्विन में और उसके बाद हमें शुद्ध Al2O3 प्राप्त हो जाता है। तो यह होता है बॉक्साइट का निशालन। इसके बाद बात करते हैं सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कासन। यह दो चरण में किया जाता है। सबसे पहले ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया होती है और जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो होती है ऑक्साइड का धातु में अपचयन। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वह परीक्षा में आ सकती है। और वहीं पर ऑक्साइड का धातु में अपचयन बहुत ही आसान सी विधि होती है। इसमें हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जो अपचयन है वो साधारण ढंग से किया जाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि की। ऑक्साइड में जो परिवर्तन होता है वह दो तरीके से किया जा सकता है। तो आइए एक एक करके उन दोनों तरीकों को जानते हैं। निस्तापन में गर्म करने की आवश्यकता होती है जिससे वाष्पशील पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं तथा धातु ऑक्साइड शेष रह जाते हैं। दूसरा जो तरीका होता है उसे कहते हैं भर्जन। भर्जन में अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक से नीचे के तापमान पर एक भट्टी में गर्म किया जाता है। यह दो तरीके हैं, निस्तापन और भर्जन। ये दोनों ही तरीके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के उद्देश्य से और आपको दोनों ही करके जाने हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने पाठ का परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने धातु की उपलब्धता के बारे में जाना और आखिरी में हमने अयस्कों का सांद्रण पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीजें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रासायनिक विज्ञान की NCERT से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम लोग धातुकर्मिकी के ऊष्मगतिकीय सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम उनके कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपके अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने मेंडेलियन सिद्धांतों के अपवाद और दो जीनों की वंशागति को समझा था। इस वीडियो में हम वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, सहलग्नता और पुनर्योजन, बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभाविता पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंडल के कार्य को अस्वीकृत कर दिया गया। अब दोस्तों, मेंडल ने अपना कार्य 1865 में प्रकाशित किया और उस कार्य पर कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और जिन्होंने उस पर ध्यान दिया उन्होंने उसे कम आंका या उन्होंने उसे गलत कहा। अब इन सब चीजों के होने के कुछ कारण थे, जैसे कि उन दिनों संचार आसान नहीं था और उनके काम को व्यापक रूप से प्रचारित नहीं किया जा सका। जीन की उनकी अवधारणा स्थिर और विविध इकाइयों के रूप में, जिन्होंने विशेषकों के अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया, और अलील के युग्म जो एक दूसरे के साथ मिश्रण नहीं करते थे, को उनकी समकालीनों द्वारा स्पष्टीकरण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि प्रकृति में स्पष्ट रूप से निरंतर विविधता होती है। जैविक घटनाओं को समझाने के लिए गणित का उपयोग करने का मेंडल का दृष्टिकोण अपने समय के कई जीव विज्ञानियों के लिए पूरी तरह से नया और अस्वीकार्य था। वह कारकों के अस्तित्व या वे किस सामग्री द्वारा बनाई गई थी, उसका कोई भौतिक प्रमाण प्रदान नहीं कर सका। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत को समझते हैं। अब धीरे धीरे माइक्रोस्कोपी की तकनीक में प्रगति हो रही थी, और आज के समय में हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म चीजों को देखने में बहुत मदद करता है। इन्हीं कुछ तकनीकों की प्रगति की वजह से वैज्ञानिकों ने कोशिका विभाजन को बहुत अच्छे से समझा, और उन्होंने देखा कि केंद्रक के अंदर एक संरचना है जो कि द्विगुणित है और विभाजन के समय विभाजित होती है। उसे उन्होंने क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कहा। इस संरचना के पास डीएनए होता है और ये हिस्टोन प्रोटीन के पास टाइटली पैकेज होता है, और इसके पास जीन्स भी होते हैं। अब दोस्तों, 1908 में दो शख्स आए, जिनमें से पहले का नाम था वॉल्टर सटन और दूसरे का नाम था थियोडोर बोवेरी। इन्होंने अलग अलग काम किया और इन्होंने ही वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रस्तावित किया। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है और ये कैसे आई। अब जो वॉल्टर सटन थे, जो कि एक जेनेटिसिस्ट और फिजिशियन थे, ये शख्स टिड्डे पर काम कर रहा था, और इन्होंने पाया कि गुणसूत्र जोड़ों में होते हैं और मियोसिस के समय अलग अलग हो जाते हैं। और साथ ही में इन्होंने कहा कि एक गुणसूत्र हमें माता से मिलता है और एक गुणसूत्र हमें पिता से मिलता है। यही गुणसूत्रों का मियोसिस में अलग होना शायद मेंडल के वंशागति के नियमों की स्पष्टीकरण दे रहा है। और उसी समय के आसपास एक और शख्स आया जिसका नाम था थियोडोर बोवेरी। उन्होंने सी अर्चिन पर काम कर रहे थे वो, और इन्होंने पाया कि उचित भ्रूण विकास के लिए सारे के सारे गुणसूत्रों के जोड़े मौजूद होने बहुत जरूरी थे। और दोस्तों, इन दोनों के कार्यों की वजह से ही वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत आया। आइए अब जान लेते हैं इस सिद्धांत के मुख्य विशेषता क्या क्या है। वंशानुगत लक्षणों की तरह गुणसूत्र एक जीव के जीवन भर और पीढ़ी से अपनी संख्या, संरचना और व्यक्तित्व को बनाए रखते हैं। दोनों ना तो लुप्त होते हैं और ना ही आपस में मिश्रित होते हैं। वे इकाइयों के रूप में व्यवहार करते हैं। सोमेटिक
और द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र और जीन जोड़ों के रूप में होते हैं। एक जीन जोड़ी के दो अलील समरूप यानी कि होमोलोगस गुणसूत्रों के समरूप साइट पर स्थित हैं। दोनों गुणसूत्रों के साथ साथ जीन युग्मक के निर्माण के समय अलग हो जाते हैं, जैसे कि प्रत्येक जोड़े में से केवल एक ही युग्मक में संचरित होता है। एक युग्मक में एक प्रकार का केवल एक गुणसूत्र होता है और एक विशेषक के दो अलील में से केवल एक होता है। निषेचन के दौरान दोनों गुणसूत्रों के साथ साथ मेंडेलियन फैक्टर्स की जोड़ी की स्थिति रिस्टोर हो जाती है। इन्हीं सब बातों से ऐसा लगता है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत मेंडेलियन सिद्धांतों का समर्थन कर रहा है। मगर वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत सही है या गलत है ये किसने बताया? तो फिर बाद में एक और शख्स आया जिसका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक मक्खी पर काम किया जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, और इन्होंने बताया कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत एकदम सही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सहलग्नता और पुनर्योजन को समझते हैं। अब यहाँ पर दो शब्द है, सहलग्नता और पुनर्योजन, तो हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले सहलग्नता यानी कि लिंकेज को हम समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए जरा यहाँ देखिए, यह एक जोड़ा है क्रोमोसोम का और मान लीजिए यहाँ पर जीन ए है और यहाँ पर जीन बी है। अगर आप जीन ए और जीन बी के बीच की दूरी देखें तो बहुत ही कम है, तो हम कह सकते हैं कि यह अधिक सहलग्नता दिखा रहे हैं। और मान लीजिए कि एक और जीन है जो कि है जीन सी, जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब अगर आप जीन ए और जीन सी की बीच की दूरी देखें तो बहुत ही ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि यह कम सहलग्नता दिखा रहे हैं। यही सहलग्नता यानी कि लिंकेज है, जो कि दो जीनों का भौतिक संयोग या जुड़ा होना दिखाता है। आइए दोस्तों पुनर्योजन को समझ लेते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ये अजनकीय जीन संयोजनों के उत्पादन है। सरल शब्दों में उन संतति का बनना जिनमें कि अजनकीय जीन संयोजन होंगे रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन कहलाता है। अब दोस्तों हमने मेंडल के एक नियम को समझा था जो कि था स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम, और इसमें उन्होंने कहा था कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों को दिखाया हुआ है। यहाँ पर एक जीन है और यहाँ पर एक और जीन है। इन दोनों जीनों के बीच की दूरी ज्यादा है। अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं इनमें सहलग्नता कम है। तो ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं कि जीन का विसंयोजन होगा और ये दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होगा, जिससे कि अजनकीय जीन संयोजनों का उत्पादन ज्यादा होगा। मतलब अगर कम सहलग्नता दिखेगी हमें तो अजनकीय जीन संयोजनों का उत्पादन ज्यादा होगा। और दूसरी ओर अगर मैंने यहाँ पर एक जीन दिखाया और यहाँ पर एक और जीन मैंने दिखाया तो यह अधिक सहलग्नता दिखा रहे हैं। तो इस केस में जीन का विसंयोजन शायद नहीं होगा और इस वजह से अजनकीय जीन संयोजनों का उत्पादन कम होगा। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और मॉर्गन का द्विसंकर क्रॉस को समझते हैं। अब मॉर्गन ने भी द्विसंकर क्रॉस कराया था और ये क्रॉस मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के समान था। तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी के ऊपर द्विसंकर क्रॉस कराया था। इन्होंने मादा पीले शरीर श्वेत आंखों वाली मक्खी ड्रोसोफिला ली थी और इसका क्रॉस इन्होंने नर भूरे शरीर लाल आंखों वाली मक्खी ड्रोसोफिला से करवाया था। यहाँ पर छोटा y पीले शरीर को दिखा रहा है, छोटा w श्वेत आंखों को दिखा रहा है और ये अप्रभावी विशेषक हैं। दूसरी ओर जो नर है उसमें जो भूरा शरीर है वो छोटा y प्लस दिखा रहा है और लाल आंखें
छोटा W+ दिखा रहा है। जो यहाँ पर नर है, भूरे शरीर, लाल आंखों वाली मक्खी, ये वन्य प्रकार है, यानी कि ये आमतौर पर हमको मिलती है। ये म्यूटेंट टाइप नहीं है। तो आइए अब इनका क्रॉस देख लेते हैं। इन्होंने इसका नाम क्रॉस ए रखा था, और अगर आप दोनों ओर देखें, ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं, और अगर आप दोनों ओर देखें तो जीन जो है इनके, उनमें सहलग्नता अधिक है। तो अब देख लेते हैं F2PD में क्या आया। F2PD में जो मॉर्गन को परिणाम मिला था वो था कि जनकीय प्रकार के संतति थी 98.7%, और पुंसंयोगी प्रकार की संतति थी 1.3%। और इससे कहीं ना कहीं यह पता चल रहा है कि यहाँ पर शायद अधिक सहलग्नता की वजह से जीन विसंयोजित नहीं हुए, जिसकी वजह से पुंसंयोगी प्रकार कम हुआ। और इन्होंने एक और क्रॉस करवाया था जिसका नाम था क्रॉस बी। इन्होंने श्वेत लघु पंख मादा के बीच में कराया था, वन्य प्रकार के साथ इन्होंने क्रॉस कराया था। और इसके बाद जो F2PD मिली उसमें जो जनिकीय प्रकार के संतति थी वो थी 62.8%। पुंसंयोगी प्रकार थे 37.2%। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप क्रॉस को देखें तो जो जीन है उनके बीच में दूरी ज्यादा दिख रही है हमको। तो इससे हम कह सकते हैं कि इनमें सहलग्नता कम थी, जिस वजह से शायद जीन विसंयोजित हो गए और यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा मिले हमको। और मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम द्विसंकर क्रॉस कराते हैं और मेंडल को हम फॉलो करते हैं यहाँ पर, तो हमको क्या रेशियो मिलता है। ये वाला रेशियो मिलता है हमें, फिनोटाइप अनुपात जो मिलता है 9:3:1। लेकिन यहाँ पर मॉर्गन को इस द्विसंकर क्रॉस में थोड़ा सा अलग मिला, तो वो चीज हमको यहाँ पर नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं यह पता चल रहा है कि जो मॉर्गन का द्विसंकर क्रॉस था वो मेंडल के स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम को फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वो फॉलो कर रहा होता हमको यह अनुपात मिलता। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बहुजीनी वंशागति को समझते हैं। जो विशेषक सामान्यतः 3 अथवा अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, इन्हें बहुजीनी लक्षण कहते हैं, और यही बहुजीनी वंशागति करते हैं। बहुजीनी विशेषक में फिनोटाइप में प्रत्येक एलील का अपना योगदान होता है, अर्थात प्रत्येक एलील का प्रभाव योजी होता है। इसको सबसे अच्छे समझने के लिए हम एक उदाहरण से इसको समझेंगे, जो कि है ये परिवार। अगर आप इस परिवार में देखें तो जो त्वचा का रंग है वो सबका अलग अलग दिख रहा है। कोई यहाँ पर काला है, कोई सांवला है, और कोई यहाँ पर गोरा है। तो ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और अगर हम इसको थोड़ा विस्तार से देखें तो मान लीजिए कि बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, ये जो एलील हैं ये मानव में त्वचा रंग को नियंत्रित कर रहे हैं, और ये प्रभावी हैं, जो कि गहरा त्वचा रंग का लक्षण दिखा रहे हैं। और दूसरी ओर एलील छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, ये अप्रभावी हैं और ये हल्का त्वचा रंग का लक्षण दिखा रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के पास प्रभावी एलील होंगे, जैसे कि बड़ा ए, बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, अगर ये प्रभावी एलील होंगे तो उसका रंग गहरा होगा। और अगर किसी व्यक्ति के पास सारे अप्रभावी एलील हैं, जैसे कि यहाँ पर है, तो उसका रंग हल्का होगा। और अगर किसी व्यक्ति के पास ये दोनों ही एलील हैं तो उसका रंग इंटरमीडिएट, यानी कि इन दोनों के बीच का कुछ होगा, जैसे कि सांवला यहाँ पे हम कह सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बहुप्रभाविता को समझते हैं। एक एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप यानी कि फिनोटाइप लक्षणों को प्रकट कर सकता है। ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं, और यही जीन बहुप्रभाविता करते हैं। इस वीडियो में हमने वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत पढ़ा, जिसमें कि हमने कुछ वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा और देखा कि ये कैसे आया, और साथ ही में हमने सहलग्नता और पुनर्योजन को भी समझा, और हमने बहुजीनी वंशागति, और आखिरी में हमने बहुप्रभाविता पर चर्चा करी। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के इन टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम
लिंग निर्धारण और उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन को समझेंगे। धन्यवाद। आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने क्लास 12th में केमिस्ट्री के चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ा, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। ठीक इसके बाद क्लास 12th में ही बायोलॉजी के चैप्टर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को पढ़ा। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।